पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर अपने ओपनिंग मैच में नाकाम रही। अगर आज के मैच के लिहाज से देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं और कुछ बहुत बुरी। कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम वाली रविश यहाँ नहीं बदली और गलत फैसले किए, जिसका खमियाजा पेशावर ज़ल्मी को भुगतना पड़ा और 80 रन के बड़े मार्जिन से उन्हें शिकस्त हुई, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट अब बहुत ज़्यादा नीचे है। और उसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है कि आज सैम अयूब ने आते ही 50 स्कोर की, जो कि एक अच्छा साइन है। उस तरह नहीं खेले, कई शॉट उनकी मिस हुई, लेकिन इतने वक्फे के बाद अगर वो खेल रहे हैं तो ये उनकी 50 भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। दूसरी जानिब आज फिन एलन ने जिस तरह की बैटिंग की, इसी तरह की बैटिंग उनसे तवक्को की जा रही थी। और हसन नवाज़ के हवाले से उन्हें थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद बहुत हुई थी दौरा न्यूजीलैंड में, क्योंकि एक इनिंग्स में सेंचुरी की, बाकी 2 इनिंग्स में सिफर पर आउट हुए, फिर 1 रन किया। तो उसकी वजह से आज उन्होंने टाइम लिया, गलत शॉट्स नहीं खेले। ठीक है, 2 चांस मिले, एक फ्री हिट पे बोल्ड हुए, एक उनका कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन ओवरऑल आज वो स्लो खेले। लेकिन इसका मार्जिन इसलिए दिया जा सकता है कि तनकीद के जवाब में अगर वो आज भी उस तरह अंधी बैटिंग करते तो उनके ऊपर और ज़्यादा तनकीद होनी थी। तो इसलिए हसन नवाज़ की जो स्लो बैटिंग है, किसी हद तक मुकम्मल तौर पर तो ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह एक टेम्पो बना हुआ था वो आकर हसन नवाज़ ने रोक दिया था। लेकिन बहरहाल आज की जो बैटिंग है हसन नवाज़ की, वो इसलिए अच्छी है कि उन्हें अपने ऊपर एक लेबल जो लगा हुआ था, छाप लगी हुई है कि वो टुल्ला बैट्समैन है, वो उन्होंने दूर करने के लिए कोशिश की है। और सऊद शकील वो ऐसा बैटर है कि पीएसएल में लगता है कि ये कोई और सऊद शकील है, और जो पाकिस्तान टीम में खेलता है वो कोई और सऊद शकील है। गो के फिन एलन के विकेट गिरने के बाद किसी हद तक सऊद शकील भी मोहतात रहे, लेकिन शुरू के ओवर्स में पावर प्ले में धुआंधार बैटिंग की, जिसकी वजह से पावर प्ले में जो स्कोर बना और उसके बाद जो पहले 9 ओवर्स में 100 रन पूरे हुए, उसमें सऊद शकील का भी कलीदी किरदार था। उसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें तो मासवाए नौजवान बॉलर अली रज़ा के बाकी बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मायूस कर रही। यहाँ पर मोहम्मद अली ने 14 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए, अलजारी यूसुफ ने 13 रन के इकनॉमी रेट से रन दिए। तो अलगर्ज तमाम बॉलर्स को मार पड़ी, ख़ासतौर पर सुफियान मुकीम को जो फिन एलन ने मारा वो बहुत ज़्यादा मार पड़ गई थी। तो इसकी वजह से जो स्कोर था बड़ा बनना था। अब आते हैं कप्तानी के हवाले से। बाबर आजम की कप्तानी में जो गलत डिसीजन है, पहले तो उनकी बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि टॉस जीतने के बाद, क्योंकि बैटिंग पिच थी, यहाँ पर चेस होता है आसान रात में। दिन में चूँकि ये मैच था तो इसलिए उनको पहले बैटिंग करना चाहिए थी। ये ऐसी पिच है कि क्योंकि यहाँ पर जब स्कोर बोर्ड पर बड़ा टोटल लग जाता है तो चेस करने वाली टीम हमेशा दबाव में आ जाती है। और वैसे भी पेशावर ज़ल्मी की हिस्ट्री रही है कि कभी भी वो 200 प्लस रन का टारगेट चेस नहीं कर सकी है। गो के 11 बार पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में 200 प्लस रन के टारगेट चेस हुए हैं, और जो सबसे बड़े 3 टारगेट चेस हुए हैं इसी रावलपिंडी ग्राउंड में हुए हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कभी भी 200 प्लस रन का टारगेट चेस नहीं किया हुआ, यानी कि चेस के लिहाज से पेशावर ज़ल्मी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। तो उनको चाहिए था कि, और ख़ास तौर पर जब डे मैच था, ये रात में बैटिंग नहीं आनी थी सेकंड, तो उनको हर हाल में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना चाहिए थी। एक तो ये गलत फैसला। दूसरा ये कि मिचेल ओवन को किस नंबर पर खिलाया, 7वें नंबर पर खिलाया है। ठीक है, अगर आपने टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले ये प्लानिंग की हुई है कि ये मैच फिनिशर का किरदार अदा करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये सरासर ज़्यादती है, क्योंकि मिचेल ओवन एक ज़ाहिर मिजाज टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं या तीसरे नंबर पर खेलते हैं। उनको आप उठाकर 7वें नंबर पर खिला रहे हैं, और 7वें नंबर पर जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, अगर उनको कुछ ओवर्स ऊपर मिल जाते, यानी कि वो तीसरे नंबर पर आ जाते या ओपनर आ जाते, तो मैच का पांसा पलट सकते थे। लेकिन यहाँ उनके साथ मेरे ख्याल में बहुत गलत किया गया। उन्होंने सिर्फ 13 बॉल्स खेली, 1 चौका लगाया और 4 छक्के लगाए, 238 के स्ट्राइक रेट से 31 रन किए, और बहालत मजबूरी उन्हें हिटिंग करना पड़ रही थी क्योंकि दूसरे एंड पर बॉलर्स खड़े हुए थे, और आखिर में तो आखिरी विकेट रह गई थी जब वो आउट हुए। तो इस सूरत हाल में उनका ये हिटिंग करना, 4 छक्के लगाना भी बड़ी बात है। अगर उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग मिलती तो मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने के बजाय, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो मैंने बैटिंग लाइन बनाई थी कि उसमें मोहम्मद हारिस को चौथे नंबर पर होना चाहिए। और
ओवन को हर हाल में ओपनिंग कराना चाहिए सैम अयूब के साथ, खुद बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा गलत फैसले हुए हैं आज पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। दूसरी जानिब सऊद शकील जो कि एक नए कैप्टन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और पेशावर ज़ल्मी जो कि गुज़िश्ता 4 एडिशन से जदोजहद कर रही है, आज ऐसा लगा कि ये टूर्नामेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है। एक तो उनका टॉप ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फिर मोहम्मद आमिर की आज की बॉलिंग बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई। गेंद इतनी स्विंग हो रही थी कि सैम अयूब से भी नहीं खेली जा रही थी, और बाबर आजम को डॉज दिया कि स्लो गेंद थी जिसको वो थोड़ा पेश खेल गया, आउट हो गया, 0 पर आउट हुए। और इस वजह से कहा जा सकता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग भी और बॉलिंग भी दोनों बड़ी शानदार हैं। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये कि बाबर आजम का जो मसला है जो पाकिस्तान टीम में है वो यहाँ पर भी है। बाबर आजम आउट होते हैं तो बाकी बैट्समैन ना जाने क्यों अचानक से विकेटें गिरने शुरू हो जाती हैं, बाकी बैट्समैन आउट होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान टीम में भी यही चीज़ चलती है और पेशावर ज़ल्मी में भी यही चीज़ है। तो इस वजह से पेशावर ज़ल्मी के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी बाबर आजम के बगैर खेलना सीखना होगा, क्योंकि लाजमी नहीं है कि बाबर आजम हर मैच में चलें। आज की मैच की मैं उनकी बैटिंग की डिफरेंस नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद आमिर की जो गेंद थी वो वाकई शानदार थी, बेहतरीन लाइन के साथ फेंकर स्लो डिलीवरी कराकर धोखा दिया। और इस तरह ही अच्छे बॉलर इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हैं। तो मोहम्मद आमिर की बहरहाल आज जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, ऐसा लग रहा था कि 2010 वाला मोहम्मद आमिर बॉलिंग करा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। फिन एलन की बैटिंग, उसके बाद जिस तरह बाकी बैट्समैन आए हैं, ख़ासतौर पर मेंडिस ने जिस तरह मारा है, अगर मेंडिस को हसन नवाज़ की जगह बैटिंग के लिए भेज दिया जाता तो आज 250 प्लस रन स्कोर बोर्ड पर सज सकते थे। लेकिन अब जो एक टेम्पो बन जाता है किसी भी टीम का, जो मैच का टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है वो किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। और आज भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह फतह हासिल की है, एक टेम्पो बनाया है, 80 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। और इसका अब फ़ायदा उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स को आने वाले मैचेस में होगा, और एक नफ्सियाती जो है एक बढ़तरी होती है वो अब उनके जहनों में बैठ गई है। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी 7वीं बार उनका जो आगाज़ है किसी टूर्नामेंट का, किसी भी PSL का शिकस्त के साथ हुआ, तो ये उनकी अच्छी तारीख नहीं रही है पहले मैच में। लेकिन आज बाबर आजम के जो फैसले हैं उनको डिफरेंस नहीं किया जा सकता। टॉस के हवाले से भी, बैटिंग ऑर्डर सेट करने के लिहाज से भी, कि जब आप 217 रन का टारगेट चेस करने जा रहे हैं तो अपने बेहतरीन बैट्समैन को, मिचेल ओवन को 7वें नंबर पर अगर बैटिंग लाइन में रख रहे हैं तो फिर किसी भी तरह आप अच्छे कैप्टन नहीं हो सकते। आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलने के लायक है। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी सीखना पड़ेगा। और मैं वो तो नहीं कहता जो रिजवान कहता है वी आर लर्न, तो बस ये कह सकता हूँ कि आज के गलत फैसले बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी के लिए महंगे साबित हुए, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच तो मुतलक था ही था। लेकिन जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आई है वो बहुत ही बुरी है। और वैसे भी मैं टॉस के लिहाज से ये कहता हूँ कि यहाँ पर वैसे नाइट में बड़े टारगेट चेस होते हैं लेकिन डे मैच में नहीं होते हैं, तो वो फैसला भी बाबर आजम की जानिब से गलत हुआ है।